संविधान का भाग 4 अर्थात राज्य का नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना को लेकर एक आदर्श की स्थापना करता है, या यह कह ले कि निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के रूप में एक नवीन भारतीय समाज की स्थापना करने के लिए संविधान जिस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है, उस राजनीतिक व्यवस्था के लिए आदर्श और सिद्धांत डीपीएस में समाहित किया और राज्य को यह दायित्व दिया गया कि राज्य अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को समाहित करेगा, जिससे परंपरागत भारतीय समाज के स्थान पर एक नवीन भारतीय समाज की स्थापना हो सके। क्योंकि जब तक नवीन भारतीय समाज की स्थापना नहीं होगी, तब तक भारतीय समाज में न तो एकता होगी, न तो अखंडता होगा और न ही बंधुत्व की अवधारणा होगी। इसलिए राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था पर डीपीएस के रूप में जिन सिद्धांतों को स्थापित किया गया, उन सिद्धांतों को लागू करने का दायित्व राज्य को दिया गया। राज्य का दायित्व या राज्य के ऊपर जो दायित्व है और राज्य के लिए जो कंसेप्ट संविधान लागू करता है, वह आर्टिकल 36 है। वह आर्टिकल 36 है। 36 में राज्य की जो परिभाषा दी गई, उस परिभाषा के अंतर्गत भारत सरकार और भारतीय संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी, यानी मीन्स कि राज्य की जो परिभाषा 36 में दी गई है, वही परिभाषा आर्टिकल 12 में है। अब इस राज्य के ऊपर दायित्व रखा गया, तो इस राज्य के ऊपर जो दायित्व रखा गया है, उस राज्य को अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को समाहित करना है। क्लियर? अब इन सिद्धांतों को लागू करते समय या लागू करने के बाद सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बहुत हद तक हम अचीव कर पाए। बहुत हद तक भारतीय समाज में पाए जाने वाली जो सामाजिक आर्थिक विषमताएं थी, उसको कम करने का प्रयास किया गया और कम करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। डीएस नाकरा बनाम भारत संघ 1984 के मामले में उच्चतम न्यायालय यह निर्णय देता है कि समाजवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। दूसरी तरफ आधारभूत ढांचे का सिद्धांत राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगाता है कि राज्य ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के विरुद्ध हो। अब ऐसी स्थिति में उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 में लागू की जाती है। सैद्धांतिक और विचारधारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उदारवाद और समाजवाद दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं। उदारवाद राज्य के कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करती है, वहीं पर समाजवाद राज्य के अधिक से अधिक हस्तक्षेप की बात करता है। अब ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि जिस उदारीकरण की प्रक्रिया को आर्थिक सुधारों के नाम पर 1991 में लागू किया गया, यानी उदारीकरण की प्रक्रिया को लागू किया गया, और उस उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत निवेश और विनिवेश पद्धति को अपनाया गया। उस निवेश और विनिवेश पद्धति को लेकर राज्य या सरकार तमाम पब्लिक सेक्टरों में विनिवेश की प्रक्रिया अपनाती है और विनिवेश की प्रक्रिया अपनाकर अपने अंश या अपने शेयर को बेच देती है। अब ऐसी स्थिति में सवाल यह खड़ा होता है कि जब राज्य के ऊपर या सरकार के ऊपर आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिबंध लगा है, तो आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को आधारभूत ढांचे के विरुद्ध मानते हुए उसे असंवैधानिक घोषित क्यों नहीं किया? इस स्थिति के प्रत्युत्तर में या इस स्थिति के जवाब में यही है कि संविधान या संविधान आधारित जिस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, उस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना का मूल उद्देश्य भारत के लोगों
कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति का उत्थान करना था, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 38 राज्य को कल्याणकारी राज्य की ओर प्रमोट करने का दायित्व भी देता है। अब कल्याणकारी राज्य को प्रमोट करने के लिए राज्य के पास संसाधन होने चाहिए, और 1990 का जो आर्थिक संकट भारत के समक्ष था, वह आर्थिक संकट राज्य को अपने कर्तव्य या अपने दायित्वों के निर्वहन करने में अवरोध खड़ा कर रहा है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न खड़ा हुआ या यह प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या उदारीकरण की प्रक्रिया आधारभूत ढांचे के विरुद्ध होने के बावजूद भी उसे असंवैधानिक क्यों नहीं घोषित। तो इस पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि राज्य अपने कर्तव्य और दायित्व या अपने लोक कल्याणकारी स्वरूप का पालन तभी कर सकता है जब राज्य के पास संसाधन हो, और राज्य के संसाधन तभी हो सकते हैं जब राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। इसलिए भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया। और जब विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा, निवेश और विनिवेश की पद्धति अपनाई, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जब भारत के पास संसाधनों की अधिकता हुई, आर्थिक दृष्टि से भारत सुदृढ़ हुआ, तो भारत विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र, अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। इसलिए यह भी एक कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भिखारी को भीख तभी दे सकता है जब व्यक्ति के पास भीख देने की क्षमता हो, पॉकेट उसका अलाउ करे। 1990 की स्थिति भारत को भीख देने की नहीं थी, यानी लोगों के कल्याण करने की स्थिति नहीं थी। लेकिन जब भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो भारत विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, वैधानिक, जिसका परिणाम आप खुद देख लीजिए। मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में दिया, आपका आयुष्मान योजना शुरू की गई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि घोषित किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना। ये सब क्या है? ये सब यही है कि आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के पश्चात जब भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, तो भारत के पास संसाधनों की अधिकता होती है, और इस संसाधनों के कारण भारत सामाजिक और आर्थिक कल्याण। इसलिए सरकार के तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि हमने संविधान के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को या निर्धारित लक्ष्यों से अपने आप को अलग नहीं किया है, बल्कि उससे प्राप्त करने के साधन या टूल्स को बदल दिया। ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी उद्देश्य या किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति सिर्फ उसी प्रक्रियाओं के द्वारा की जाए। यह भी जरूरी है, और यही रीजन है कि इन सभी समस्याओं का समाधान करते हुए भारत का संविधान अपने आप को या अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को दिन प्रतिदिन मजबूत करता जाता है, और दिन प्रतिदिन मजबूत करते हुए आज स्वयं को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्वयं को क्या कर लेता है। ठीक, तो चलिए फिर कल बात करते हैं।